दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 778 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रेवड़ी संस्कृति पर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस के बीच चुनाव वाले राज्यों में जिस तरह मुफ्त बिजली देने की घोषणाएं हो रही हैं, वे बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण ढांचे को कमजोर करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं। यह चिंताजनक है कि मुफ्त बिजली देने के वादे एक ऐसे समय किए जा रहे हैं जब न तो राज्य बिजली बोर्डों का घाटा थम रहा है और न ही बिजली वितरण कंपनियों पर इन बोर्डों की देनदारी कम हो रही है। इस स्थिति के बाद भी इसमें संदेह है कि उन राजनीतिक दलों पर कोई असर पड़ेगा जो चुनावी लाभ हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे करने में लगे हुए हैं। चूंकि अब कोई एक राजनीतिक दल मुफ्त बिजली देने का वादा करता है तो अन्य दल भी ऐसे वादे करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी मुफ्त या रियायती बिजली देने की मांग होने लगती है। पिछले दिनों तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यह घोषणा कर दी कि यदि 2024 में गैर भाजपा सरकार बनी तो देश भर के किसानों को बिजली के साथ पानी भी मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि अभी विपक्षी एकता का अता पता नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर राव की घोषणा यही इंगित करती है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मुफ्त बिजली देने पर और जोर दिया जाएगा। समस्या केवल यह नहीं कि एक के बाद एक राजनीतिक दल मुफ्त बिजली देने का वादा करने में लगे हुए हैं, बल्कि यह भी है कि वे इसके औचित्य को इसके बाद भी सही ठहराने में लगे हुए हैं कि इससे बिजली बोर्डों की हालत और अधिक खस्ताहाल हो रही है। निसंदेह निर्धन वंचित वर्गों को रियायती मूल्यों पर बिजली देना समझ आता है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि सक्षम लोगों को भी लागत से कम
मूल्य पर या फिर मुफ्त बिजली दी जाए। जब भी कहीं मुफ्त बिजली दी जाती है तो उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अक्सर यह बिजली चोरी या फिर घरेलू बिजली के व्यावसायिक इस्तेमाल के रूप में सामने आता है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इससे अवगत हैं कि अतीत में जिन राज्यों ने मुफ्त बिजली देने का काम किया वे किस तरह मुश्किलों से घिरे, फिर भी वे चेतने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे कुछ राज्यों के बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि वे बिजली की सामान्य आपूर्ति करने में भी सक्षम नहीं रहे। जिस तरह राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे से नहीं उबर पा रहे हैं, उसी तरह बिजली वितरण कंपनियां विद्युत उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों की देनदारी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। चेंज। इस समय जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया जा रहा हो, तब देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का संचालन 100 वर्ष पुराने नियमों से होना राज्य की शिक्षा नीति पर बड़े प्रश्न खड़े करता है। नियम यदि समय समय पर पुनरीक्षित नहीं होते तो व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती विसंगतियों का शिकार होती जा रही है। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि एक ही स्तर के विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता अलग अलग हो, जबकि पाठ्यक्रम एक समान ही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती लोक सेवा आयोग करता है, जबकि अनुदानित कॉलेजों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती करता है। जहां अभी भी इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर भर्ती होती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस एक्ट में परिवर्तन की कोई इच्छा नहीं जताई। शासन कमेटी पर कमेटी जरूर बनाता रहा और वह सुझाव भी देती रहीं। प्रदेश में लगभग 33,000 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 2,357 राजकीय और 4,512 राज्य सरकार के अनुदान से संचालित होते हैं। सभी में एक NCERT का पाठ्यक्रम भी लागू है, लेकिन सबसे जरूरी कंप्यूटर पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं। राजकीय विद्यालयों में 1,548 कंप्यूटर शिक्षकों के पद विज्ञापित जरूर हुए, लेकिन अधिकांश खाली रह गए क्योंकि यहाँ अहर्ता का मामला आड़े आया। इस भर्ती के लिए बीटेक के साथ बीएड अनिवार्य किया गया। बीटेक करने के बाद बीएड कितने लोग करते हैं, यह सवाल नियम बनाने वालों से पूछा जाना चाहिए। BFA, MFA जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी
कला विषय के शिक्षक पद पर इसलिए आवेदन नहीं कर पाते कि 100 साल पुराने नियमों में इन डिग्रियों का कोई जिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान के लाहौर के मेयो कॉलेज से डिग्री लेने वाले जरूर भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि वह एक्ट में शामिल है। 100 साल पुराने नियमों की लकीर पीट रहे यूपी बोर्ड के विकास में उसकी कार्यशैली ही सबसे बड़ी बाधा है। स्टॉप।